MMSP कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, जीरो टू हीरो लेवल, है ना। जीरो से स्टार्ट करना है। हम समझते हैं कि मेरा बच्चा कुछ नहीं जान रहा है केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री में अपना एक इंटरनेशनल भाषा है ना। क्योंकि उनका बेसिक यदि आपका सही नहीं है तो चैप्टर पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए जीरो से स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आपको केमिस्ट्री स्टार्ट होता है पदार्थ, ठीक है। पूरा ब्रह्मांड दो ही चीजों से बना हुआ है, पदार्थ ऊर्जा, पदार्थ और ऊर्जा, ठीक है ना। पदार्थ और ऊर्जा, यही आपको समझना है। ऊर्जा में मास नहीं होता है, मास मतलब द्रव्यमान, वजन नहीं होता है, ठीक है। पदार्थ में आपको मास होगी, पदार्थ में मास होगी, ठीक है। ऊर्जा आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन पदार्थ आपको दिखाई देगा। दिखाई देना मात्र एक इशू नहीं है, भार होना चाहिए। जैसे कुछ पदार्थ ऐसा भी है जो आपको दिखाई नहीं देता है पर उसमें भार है, जैसे वायु। वायु आप ट्यूब में भर के वजन कर सकते हैं, गुब्बारा में भर के उसको वजन कर सकते हैं, वायु को आप पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। यानी जिसमें द्रव्यमान हो, मास हो, जिसे हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके, ठीक है ना। जो स्थान घेरे वो आपको क्या होगा, पदार्थ होगा। ये ऊर्जा आपको फिजिक्स वाला सेक्टर में चला जाएगा, ये पदार्थ आपको केमिस्ट्री में आ जाएगा, ठीक है ना। ऊर्जा हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, फिजिक्स में। ऊर्जा जैसे मान लीजिए लाइट एक ऊर्जा है, ठीक है ना। ध्वनि ऊर्जा है, ये सब हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में हम लोगों को पदार्थ पढ़ना है। पदार्थ में मास होता है, ये दृश्य और अदृश्य दोनों होता है। जैसे वायु को हम देख नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं, ठीक है ना। पदार्थ स्थान घेरे जिसमें मास हो वो पदार्थ हो गया, जिसे हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। तो पदार्थ आपको दो तरह का होता है। एक हो जाएगा आपको भौतिक, एक हो जाएगा रासायनिक। भौतिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, है ना। भौतिक पदार्थ का भी आपको तीन रूप होता है, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है ना। ठोस, द्रव, गैस। यहां एक शब्द पे आपको ध्यान देना है। यहां देखिए क्या लिखा हुआ, द्रव समझू वो द्रव। एक द्रव्य आप ऐसे भी लिखते हैं, द्रव्य। ये द्रव्य ही, द्रव्य जो है आपको इसी का विपरीत अर्थक शब्द है आपको पदार्थ, ठीक है ना। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये द्रव जो है आपको भौतिक पदार्थ का एक रूप है, एक अवयव है, सदस्य है, ठीक है ना। लेकिन ये द्रव्य जो है आपको वो पदार्थ ही है। पदार्थ के स्थान पे आप द्रव्य लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो भौतिक पदार्थ का भौतिक तीन अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है ना। हाँ तो देखिए, पदार्थ भौतिक अवस्था तीन अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। दो अवस्था और होता है, एक प्लाज्मा अवस्था। जो अत्यंत ऊर्जावान होगा वो प्लाज्मा अवस्था में चले जाएगा, जैसे सूर्य, आग प्लाज्मा अवस्था में चला जाएगा। और जो अत्यंत ठंडा हो जाएगा, 0 डिग्री से भी कम, 273 डिग्री जिसको शून्य ताप कहते हैं, उससे भी कम, तो वो उसको बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेशन कहा जाता है, ठीक है ना। तो हम लोगों को वो दोनों नहीं पढ़ना, एग्जाम में नहीं आता, ठीक है ना। आप भौतिक पदार्थ का भौतिक इन तीन अवस्था, ठोस, द्रव और गैस पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। और रासायनिक
पदार्थ का रासायनिक पदार्थ जो होता है इनका भी दो रूप है, एक शुद्ध दूसरा अशुद्ध और शुद्ध। ठीक है, शुद्ध में आपको आ जाएगा तत्व यौगिक, तत्व यौगिक। अशुद्ध पदार्थ ही आपको मिश्रण है, मिश्रण का भी दो रूप है, वो आपका हो जाएगा समांग विसमांग, विसमांग। ठीक है, विषमांग का भी दो रूप है, निलंबन, है ना। तो उधर अभी नहीं जाना है आपको, यहाँ तक समझिए, बाकी बाद में देखा जाएगा। ठीक है, अभी बेस कंप्लीट करना है आपको। पदार्थ का दो रूप, भौतिक रासायनिक। भौतिक पदार्थ जो है तीन अवस्था में पाया जाता है, ठोस द्रव गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। रासायनिक अवस्था, रासायनिक पदार्थ जो है उनका दो अवस्था, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध में आपका आ जाएगा तत्व यौगिक, अशुद्ध को ही हम लोग मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में आपका आ जाएगा समांग और विषमांग। यहाँ तक नोट कीजिए, कंप्लीट कीजिए यहाँ तक। तो अब देखिए, अब आपको ये भौतिक अवस्था का विस्तार से समझना है आपको। भौतिक अवस्था, ठीक है, आइए भौतिक अवस्था, भौतिक पदार्थ। तो भौतिक पदार्थ आपको तीन बताए, कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस, बताए ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस बताए। आप समझिए इसमें यहाँ लिखिए अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल। पहले स्थान लिखिए, स्थान, यहाँ लिखिए आप बल। ठीक है, घनत्व, आकार, आयतन। अब देखिए इससे कैसे क्वेश्चन आता है, समझने का प्रयास कीजिए। इसमें क्वेश्चन कैसे करता है, आपको क्वेश्चन किया जाएगा ठोस पदार्थ का अंतराण्विक बल कैसा होता है, अधिक कि कम कि सबसे अधिक, अंतराण्विक स्थान क्या होता है उसको समझिए। कोई भी पदार्थ कणों से बना होता है, एक कण दूसरे कण के बीच में जो स्थान होता है, आगे जब आप पढ़िएगा ठोस अवस्था 12th क्लास में, प्रथम चैप्टर में जब आप पढ़िएगा ठोस अवस्था, तो उसमें आपको ये सब बात पता चलेगा कि कोई भी पदार्थ जो है वो कण से बना होता है। ठीक है ना, उतना डीप में नहीं जाएंगे, सीधा बात समझिए। कण होता है, जैसे कण है, ये कणों से बना होता है। तो आपको ठोस पदार्थ जो होता है उसका कण के बीच में जो स्थान था, जैसे इस कण और इस कण के बीच में एक स्थान है, खाली जगह, तो बीच का स्थान जो होता है ठोस पदार्थों में वो बहुत कम होता है, इसीलिए तो वो ठोस होता है। तो ठोस का अंतराण्विक स्थान बहुत कम और अंतराण्विक बल, तो अंतराण्विक बल क्या होता है, इन दो अणुओं के बीच में लगने वाला बल। एक अणु दूसरे अणु को खींचता है, समझने का प्रयास कीजिए। एक अणु दूसरे अणु को एक दूसरे को खींचता है, उसमें आकर्षण बल होता है। ठीक है ना, तो एक अणु दूसरे अणु को जो खींचता है उसी को अंतराण्विक बल कहा जाता है। तो ठोस में अंतराण्विक स्थान बहुत कम और अंतराण्विक बल बहुत ज़्यादा होता है। बल ज़्यादा, स्थान कम। अंतराण्विक स्थान कम होने के कारण घनत्व ठोस का बहुत ज़्यादा होता है, ठोस का घनत्व अधिक होता है। तो आप दिमाग में लीजिए, अंतराण्विक स्थान ठोस का कम कि अधिक, बहुत ज़्यादा, अधिक होता है। अंतराण्विक स्थान बहुत कम, बहुत कम, अंतराण्विक स्थान बहुत कम। तो अंतराण्विक स्थान कम ठोस का, ठीक है ना, ठोस का अंतराण्विक स्थान कम और द्रव का अंतराण्विक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक
और गैस के अपेक्षा कम। समझ में आया बात? इसको समझिए, ठोस का अंतराण्विक स्थान सबसे कम, उससे थोड़ा अधिक अंतराण्विक स्थान लिक्विड का, परंतु गैस से कम, ठीक है। लेकिन गैस का अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक होता है। बात समझ में आया? ठोस का कम, लिक्विड का ठोस से थोड़ा अधिक, गैस का सबसे अधिक। अंतराण्विक बल का जब बात करें तो ठोस का अंतराण्विक बल सबसे अधिक, ठीक है। लिक्विड में अंतराण्विक बल ठोस के अपेक्षा कम होता है, गैस में सबसे कम होता है। बात समझ में आया? ठोस में अंतराण्विक बल, इसको ऐसे तीर लगा लीजिए ताकि समझ में आए। ठोस में अंतराण्विक बल जो होता है वो सबसे अधिक होता है। ठोस से थोड़ा कम अंतराण्विक बल लिक्विड में होता है, यानी द्रव में। गैस में अंतराण्विक बल सबसे कम होता है, ठीक है। अब आ जाइए घनत्व में। घनत्व में क्या होता है? ठोस का घनत्व सबसे अधिक, बल सबसे अधिक, घनत्व सबसे अधिक, ये सेम चलेगा, ठीक है। लिक्विड में ठोस का अपेक्षा कम, गैस में सबसे कम घनत्व होता है। बात समझ में आया? तो घनत्व, अंतराण्विक बल, अंतराण्विक स्थान, तीनों बात समझ में आ गया। अब आपको बच गया आकार और आयतन। तो आप यहाँ आइए, यहाँ लिखिए पदार्थ, आकार, आयतन, ठीक है। अब आइए पदार्थ आपका तीन है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस, समझने का प्रयास कीजिए। अब है ठोस का आकार निश्चित कि अनिश्चित? ठोस का आकार निश्चित होता है, उसका आकार नहीं बदलता है। तो ठोस का आकार निश्चित, द्रव का आकार निश्चित या अनिश्चित? तो द्रव का आकार अनिश्चित होता है। द्रव को बाल्टी में डालिएगा तो बाल्टी का आकार का, लोटा में डाल देंगे लोटा आकार, ग्लास में डालेंगे ग्लास का आकार, फर्श में डाल दीजिए फर्श का आकार, यानी जिसमें उसको डालिएगा वही आकार का हो जाएगा। इसलिए द्रव का आकार अनिश्चित होता है। द्रव का आकार क्या होता है? अनिश्चित। और गैस का भी आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। आकार के बारे में समझ में आ गया? आकार क्लियर हो गया आपको? अब देखिए आयतन। ठोस का आयतन भी निश्चित होता है, ठोस का आयतन भी निश्चित होता है, द्रव का आयतन भी निश्चित होता है। अब देखिए 1 लीटर पानी को किसी लोटा में डालिएगा, लोटा आकार का होगा, आकार चेंज हो जाएगा। किसी बाल्टी में डालिएगा, बाल्टी आकार का हो जाएगा, आकार चेंज हो जाएगा, लेकिन रहेगा 1 लीटर ही। इसलिए उसका आयतन आपको निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित, क्लियर हो रहा कि नहीं? और द्रव गैस का आयतन अनिश्चित होता है। गैस रूम में छोड़ दीजिए, बढ़ जाएगा उसका आयतन। तो गैस का आयतन अनिश्चित, क्लियर हो रहा है ना? कौन सी पदार्थ ऐसा है जिसका आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित? तो द्रव हो जाएगा। कौन सा पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है? तो ठोस हो जाएगा। कौन सा पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है? तो वो गैस हो जाएगा। अब समझ में आ गया? हमको लगता है आप लोगों को अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक बल, घनत्व, आकार और आयतन सब क्लियर हो गया। नहीं हुआ? फिर से समझा देते हैं। ठोस का अंतराण्विक स्थान सबसे कम होता है, उससे अधिक द्रव का होता है, सबसे अधिक गैस का होता है। क्लियर? ठोस का अंतराण्विक बल सबसे अधिक, द्रव का उससे कम, गैस का सबसे कम। ठोस का घनत्व सबसे अधिक, द्रव का ठोस से कम, गैस का सबसे कम। क्लियर? ठोस का आकार निश्चित, आयतन भी निश्चित। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित, द्रव का आकार
अनिश्चित, आयतन निश्चित। गैस का आयतन भी अनिश्चित, आकार भी अनिश्चित, आयतन भी अनिश्चित। क्लियर हो गया? अब कोई दिक्कत है? इसी तरह से इसमें क्वेश्चन आएगा। अब इसको भी नोट कीजिए। अब देखिए, भौतिक पदार्थ में अवस्था परिवर्तन से भी क्वेश्चन आता है। इधर ध्यान दो। भौतिक अवस्था में अवस्था परिवर्तन से भी क्वेश्चन आता है। धीरज कुमार, अवस्था परिवर्तन से कैसे क्वेश्चन आता है? सो देखिए, अवस्था परिवर्तन, इसके लिए आप यहां लिखिए गैस, यहां लिखिए आप ठोस, यहां लिखिए द्रव। ठीक है? अब देखिए, अब यहां ध्यान देना, ठोस को गर्म करेंगे, द्रव में परिवर्तन हो जाएगा। तो ठोस को गर्म करने पर जब द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ठोस को गर्म करते हैं, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम लोग कहते हैं गलना। क्या कहते हैं? गलना। अब द्रव को ठंडा करेंगे, ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, इस क्रिया को क्या कहते हैं? जमना। क्या कहेंगे इसको? जमना। अब देखिए, द्रव को गर्म करेंगे, खाना बनाते हैं, माँ बहन जो खाना बनाती है तो ध्यान देना तुम, कढ़ाई में पानी जो होता है वो गर्म होके वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है तो गैस बन जाता है। तो द्रव को गर्म करते हैं, गैस बन जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को कहते हैं वाष्पन। क्या कहते हैं? वाष्पन। ना समझ में आ रहा है? वाष्पन। ठीक है? जब गैस को ठंडा करते हैं, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन। क्या कहते हैं इसको? संघनन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ठोस को गर्म करेंगे, वो द्रव में परिवर्तित नहीं होके डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाएगा, इस क्रिया को क्या कहेंगे? बात को समझिए, ठोस को गर्म किए, वो द्रव में नहीं बदला, डायरेक्ट गैस में बदल गया, इस क्रिया को क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। ठीक है? अब गैस डायरेक्ट ठोस में जब बदलेगा, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को कहते हैं निक्षेपण। निक्षेपण। बात समझ में आया? ठोस को गर्म करेंगे, वह द्रव में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, तो इस क्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है ना? इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कपूर। कर्पूर है ना? कपूर को गर्म करते हैं, वो डायरेक्ट गैस बन जाता है ना? इस क्रिया का एग्जाम्पल हो गया आपको कर्पूर, नौसादर, नौसादर, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ। ठीक है ना? बात क्लियर? तो अब फिर से समझ लीजिए, ठोस को गर्म करेंगे, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, तो इस क्रिया को गलना कहते हैं। द्रव को ठंडा करेंगे, ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, इस क्रिया को जमना कहते हैं। द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है, इस क्रिया को वाष्पन। गैस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, इस क्रिया को संघनन। ठोस को गर्म करेंगे, द्रव नहीं होगा, डायरेक्ट गैस बन जाएगा, इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन। जब गैस डायरेक्ट ठोस में परिवर्तित हो जाए तो वो निक्षेपण। क्लियर? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, नोट कीजिए। ये तो हो गया आपको भौतिक परिवर्तन, भौतिक पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। ठीक है ना? तो अभी तक हम लोग भौतिक पदार्थ पढ़ रहे थे, तो पदार्थ का दो रूप था, एक भौतिक, एक रासायन। तो अब रासायनिक आधार पे पदार्थ के बारे में सीखना है। चलिए, अब आप यहाँ लिखिए
रासायनिक आधार पर रासायनिक आधार पर पदार्थ। तो रासायनिक आधार पर पदार्थ हम लोग क्या क्या पढ़े थे? एक तत्व, ध्यान दीजिए नीतीश, एक तत्व, एक यौगिक, दूसरा पढ़े थे, तीसरा मिश्रण पढ़े थे ना। रासायनिक आधार पे तत्व, यौगिक और मिश्रण पढ़े थे। दिमाग लगाइए, ध्यान देना है आपने, यहाँ बहुत गौर से सोचने वाली बात है। तत्व कहेगा इसका एक सूत्र होगा, यौगिक कहेगा इसका भी सूत्र होगा, मिश्रण का सूत्र नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि जिसका सूत्र नहीं होगा वो मिश्रण, सीधा दिमाग में बैठा लीजिए, जिसका सूत्र नहीं होगा, जिसका फार्मूला नहीं होगा वो मिश्रण होगा। क्लियर है? लेकिन तत्व में भी सूत्र होगा, फार्मूला होगा, यौगिक में भी सूत्र होगा, फार्मूला होगा। तो दोनों में जब सूत्र होगा तो इसको कैसे पकड़ें कौन तत्व कौन यौगिक? तो सूत्र होगा अकेले होगा। जब सूत्र हो अकेले हो, अकेले, समझ गए? एक सूत्र हो, कितना सूत्र हो? एक सूत्र, समझ रहे बात को? सूत्र होगा अकेले होगा तो वो तत्व होगा। सूत्र होगा अकेले नहीं होके दो या दो से अधिक होगा, इसका भी सूत्र होगा। ये अकेले नहीं होके दो या दो से अधिक होगा, दो से अधिक, तो वो हो जाएगा आपको यौगिक। समझ में आया बात? नहीं समझे? सूत्र होगा, सूत्र होगा और अकेले सूत्र होगा, एक सूत्र होगा, एक सूत्र। ठीक है, ऐसे समझिए, सूत्र होगा, एक सूत्र होगा तत्व, सूत्र होगा दो या दो से अधिक सूत्र होगा यौगिक, जिसका सूत्र ही नहीं होगा वो मिश्रण। क्लियर होगा? जिसका सूत्र नहीं होगा वो मिश्रण, मिश्रण का सूत्र नहीं होगा। ठीक है, मिश्रण का सूत्र होगा ही नहीं। क्लियर है? बात को समझिए, फिर से समझिए। तत्व, यौगिक, मिश्रण रासायनिक आधार पे है तो उनका सूत्र होगा, जिनका सूत्र होगा और अकेले सूत्र होगा तो वो तत्व होगा। जिनका सूत्र होगा दो से अधिक सूत्र, दो से अधिक होगा तो वह यौगिक होगा। ठीक है, दो हो या दो से अधिक हो तो वह यौगिक। जिसका सूत्र ही नहीं होगा वह क्या होगा? मिश्रण होगा। तो समझिए बात को, जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए कार्बन, कार्बन है, कार्बन एक तत्व है, तो कार्बन तत्व है कि नहीं, वो तत्व है कि यौगिक है, कैसे समझेंगे? कार्बन है, अकेले है, अल्फाबेट इसमें अकेले है, तो ये कौन हुआ? ये तत्व हो गया। सोडियम क्लोराइड, नमक का सूत्र, सोडियम क्लोराइड, इसमें दो सूत्र है। देखिए, बड़ा छोटे के साथ होता है, एक कैपिटल एक स्मॉल हो तो एक ही समझना है, एक कैपिटल एक स्मॉल हो तो एक ही समझना है, दो नहीं समझना है। इसमें डबल है, डबल है तो ये यौगिक हो गया। बात समझे? झूठ मूठ का वो नौटंकी तत्व होगा, ये इसका परिभाषा डिफिनेशन वो सब नहीं करना है। सीधा सूत्र होगा, अकेले होगा, तत्व होगा। सूत्र होगा एक दो से अधिक हो, दो हो या दो से अधिक हो वो यौगिक होगा। ठीक है, जिसका सूत्र नहीं होगा समीकरण होगा। जैसे आप ले लीजिए सोडियम, तो सोडियम है, एन के साथ छोटी ए है, कैपिटल एन के साथ स्मॉल ए है, इसका मतलब ये दोनों एक ही परिवार का है, यानी अकेले है ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तत्व हो गया। ठीक है, जैसे चीनी CHO 12 22 11, ये चीनी का सूत्र हुआ। इसमें तीन है, कार्बन का 12 परमाणु, हाइड्रोजन का 22 परमाणु, ऑक्सीजन का 11 परमाणु, ये सब मिला के आपको ये यौगिक हो गया। सूत्र है दो से अधिक है ना,
ये क्या हो गया, यौगिक हो गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं बात को समझिए। जैसे मिश्रण का सूत्र, जैसे वायु का कोई सूत्र सुने हैं कि W होता है? नहीं सुने हैं, इसलिए वायु का सूत्र नहीं है, इसलिए ये मिश्रण है। मिट्टी क्या हो जाएगा आपको, मिश्रण हो जाएगा मिट्टी। जैसे सरवल ये सब क्या है, मिश्रण है, क्योंकि इसका कोई सूत्र हम लोग आज तक नहीं पढ़े हैं। ठीक है ना। तो देखिए सूत्र होगा, अकेले होगा, यौगिक होगा। जैसे सोडियम अकेले है तत्व, सूत्र होगा, अकेले होगा तो तत्व होगा। कार्बन अकेले है तत्व हो गया, सोडियम अकेले है तत्व हो गया। ठीक है ना। जैसे देखिए O2, इसमें 2 कार्बन है, ऑक्सीजन है, 2 है, इसका मतलब डबल ऑक्सीजन है, तो ये यौगिक हो गया। जैसे ऑक्सीजन यहाँ सिंगल है, ये तत्व हो गया। क्लियर हो रहा है ना बात है। जैसे देखिए कोबाल्ट, अच्छा दिमाग लगाइए था, यहाँ है आपको CO, ये हो गया आपको कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये है आपको CO, ये हो गया आपको कोबाल्ट। इसमें कौन सा तत्व, कौन सा यौगिक है बताइए? नीचे वाला, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन कैपिटल, ऑक्सीजन स्मॉल, और O जो है स्मॉल है। यहाँ पे C कैपिटल, O स्मॉल, इसका मतलब दोनों एक ही परिवार का है, यानी अकेले है। ये क्या हो गया, तत्व हो गया, यानी कोबाल्ट आ जाएगा तत्व में। ये कार्बन मोनोऑक्साइड किस में आ जाएगा, ये यौगिक में आ जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। क्लियर हो बात? ये हो गया आपको यौगिक, यानी तत्व अकेले होता है, यौगिक 2 तत्वों या 2 से अधिक तत्वों से मिल के बनता है। अब क्लियर हो गया, अब कोई झंझट नहीं रहा। तत्व, यौगिक और मिश्रण समझ में आ गया। अब आप लोगों के प्रश्न समझ में, एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर कैसे समझ में आएगा किसका अकेले, किसका सूत्र क्या है? उसके लिए कुछ प्रमुख सूत्रों को याद रखना होगा। इसको नोट कीजिए, आगे हम बताएंगे। देखिए अब यहां लिखना है आपको कुछ प्रमुख यौगिक, है ना, कुछ प्रमुख यौगिक। चलिए पहले 4 ठो लिखिए। नंबर 1 में लिखिए धोवन सोडा, धोवन सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ठीक है, धोवन सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास। इसका सूत्र पहले समझिए और इनसे कैसे क्वेश्चन आता है इसको समझिए। देखिए धोवन सोडा ये होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट 10H2O। बेकिंग सोडा आपको हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक पोटास हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपको यह सर इतना बड़ा बड़ा सूत्र याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने के लिए ठीक रहते हैं। अभी 2 मिनट लिखना नहीं है, पहले समझिए इनको। हम चाहते हैं कि क्लास में ही आप लोगों को याद हो जाए। ध्यान रहे धोवन सोडा मतलब ये धोने वाला सोडा है, ठीक है। बेकिंग सोडा ये खाने वाला सोडा है। जब खा लेते हैं, खाने के बाद जब पेट भर जाता है, घर जाने लगते हैं तो अपने दोस्तों को कहते हैं बाय बाय टाइट है, कहते हैं ना। तो दिमाग में ये रखना है, खाने के बाद पेट भर जाता है, आदमी जाते समय कहता है बाय बाय टाइट है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट दिमाग में सेट कर लेना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें क्वेश्चन आपको पूछेगा कि बेकिंग सोडा का, इस बेकिंग सोडा का यौगिक क्या होता है? तो सोडियम होगा, ठीक है। किस यौगिक का बना होता है? तो सोडियम का होता है।
अब ये देखिए धोवन सोडा, इसको याद रखने के लिए हम आपको बता देते हैं, धोने वाला सोडा है ये। तो कपड़ा धोते समय हाथ, दोनों हाथ लगाते हैं, और दोनों हाथ में कितना उंगली होता है? 10 उंगली होता है। तो 10 उंगली से कपड़ा धोते हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन आएगा कि धोवन सोडा में जल का कितना अणु होता है? तो 10 अणु होता है, क्योंकि कपड़ा धोते समय 10 उंगली लगाना पड़ता है। तो क्वेश्चन आएगा आपको 3 तरह से क्वेश्चन आता है। पहला, धोवन सोडा में जल का कितना अणु है? तो 10 अणु है ना। चूंकि धोवन सोडा धोने वाला सोडा है, धोते समय 10 उंगलियों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए यह आपको याद रखने का एक ट्रिक दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इस जल का 10 अणु होते हैं, ठीक है। धोवन सोडा किसका यौगिक होता है? तो सोडियम का यौगिक होता है, ठीक है। खाना खा लिए, घर जा रहे हैं, बाय बाय टाटा कर दिए, इसीलिए सोडियम बाय कार्बोनेट होता है। अब आ जाइए, सभी सोडा सोडियम होगा, कास्टिक सभी सोडा सोडियम होगा, कास्टिक OH हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कास्टिक को OH लगा दिए, हाइड्रोक्साइड, कास्टिक को OH हाइड्रोक्साइड, सोडा सोडियम पोटास पोटेशियम। क्लियर? अब याद, हमको लगता है कि ये जो बात अभी हम बताए हैं इसको दिमाग में रखिएगा तो ये सूत्र याद रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद आप आइए चूना, काली चूना, सॉरी चूना पत्थर, चूना पत्थर, फिर काली चूना, काली चूना, बुझा चूना। पहले इन तीनों को क्लियर कीजिए, बुझा चूना, ठीक है। तो सभी चूना कैल्शियम का यौगिक होता है, दिमाग में ले लेना है। सभी चूना कैल्शियम का यौगिक होता है, तो सब में आप कैल्शियम लगा दीजिए, सब में कैल्शियम लगा दीजिए, ठीक है। तो चूना पत्थर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, काली चूना जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का होल 2 होता है। इसमें क्वेश्चन आपको ये आएगा कि कैल्शियम किसका यौगिक है, सॉरी चूना पत्थर किसका यौगिक है? तो कैल्शियम का। काली चूना किसका यौगिक है? कैल्शियम का। सभी चूना कैल्शियम का यौगिक है। इसमें आपको क्वेश्चन आएगा कौन सा चूना दीवार में पेंट करने में काम आता है? तो काली चूना नहीं करना है, बुझा चूना को दीवार में पेंट किया जाता है बुझा चूना से। काली चूना को ही पानी में ठंडा करके बुझा चूना, काली चूना को ही पानी में ठंडा करते हैं तो वो बुझा चूना में परिवर्तित हो जाता है और इससे दीवार को पेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो दीवार को पेंट करने में, दीवार को पेंट करने में बुझा चूना का प्रयोग होता है, बुझा चूना का प्रयोग होता है। क्लियर हो गया? बात समझ में आया ना? क्वेश्चन करे चूना पत्थर, काली चूना, बुझा चूना में कौन सा चूना आपको दीवार को पेंट करने में प्रयोग किया जाता है? तो वो बुझा चूना होगा। बुझा चूना काली चूना को ही पानी में डाल के ठंडा करके बुझा चूना में परिवर्तित किया जाता है। क्लियर हुआ ना बात है? अब इसके बाद आप और एक प्रमुख यौगिक, 2 यौगिक क्लियर कीजिए, वो हो जाएगा आपका जिप्सम, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये कितना नंबर हो गया जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो देखिए जिप्सम जो है इसका सूत्र हो जाएगा आपको, जिप्सम का सूत्र हो जाएगा आपको सोडियम सल्फेट 2H2O, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, सॉरी सोडियम सल्फेट नहीं, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा आपको
यही सूत्र होता है इसका भी, कैल्शियम सल्फेट ½ ठीक है। अब यह सूत्र को याद करने के लिए हम आप प्रयास करते हैं कि इसको कैसे याद किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, जिप्सम कहे, जब कहे जिप्सम, राजीव कुमार जब कहे जिप्सम तो कहिएगा जीप में बैठ गए। जिप्सम कहे तो जीप में बैठ गए। जब जीप में बैठ जाते हैं तो क्या होता है, काय होता है, काय मतलब उल्टी होता है, मन उकलाने लगता है। तो जिप्सम मतलब जीप, जब जीप में बैठ जाते हैं तो काय होता है, इसीलिए जिप्सम कैल्शियम का यौगिक है। काय से कैल्शियम याद रखिएगा, दिमाग में रहेगा बात। तो जिप्सम किसका यौगिक है, कैल्शियम का यौगिक है। अब आपके सामने आ रहा है कि जिप्सम में जल का कितना अणु होता है। तो मान लीजिए आपको पूछ रहा है कि इधर बैठने से क्या होता है, आगे कि पीछे, तो मत पूछिए सर, दोनों तरफ बैठने से क्या होता है। इसीलिए जल का 2 अणु होता है जिप्सम में। बात समझ में आया। ये याद रखने का ट्रिक एक दे रहे हैं आप लोगों को कि इस तरह से याद रहेगा आपको। तो जिप्सम, जब कहे जिप्सम तो ध्यान में रखना है, जिप्सम कर रहा है तो जीप को याद कर लीजिए। जीप में बैठना है, जीप में बैठते हैं तो काय होता है, इसीलिए जिप्सम का यौगिक कैल्शियम हो गया। ठीक है। किधर बैठने से काय होता है, सर दोनों तरफ बैठने से काय होता है, इसलिए जल का अणु 2 होता है। तो काय में क्या निकलता है, पानी निकलता है, तो पानी का अणु 2 हो गया इसमें। किधर पानी निकलता है, तो दोनों तरफ बैठने से पानी निकलता है, तो जल का अणु, जिप्सम में जल का अणु 2 होता है। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत। याद रखने का एक प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को याद रहे इस ट्रिक से, और कोई खास बात नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको कैसे याद रखिएगा, तो सीधा दिमाग में बैठा लेना है। जिप्सम का जो सूत्र होता है वही प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। फर्क इतने हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर कब करते हैं, जब हाथ टूट जाता है बीचों बीच, तो 2 भाग हो जाता है, तो हाफ हो जाता है हाथ, इसीलिए इसमें जल का अणु सिर्फ हाफ लगा देना है। ठीक है। तो जो जिप्सम का सूत्र वही प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर तब करते हैं हम लोग जब हाथ टूट के आधा हो जाता है, इसीलिए जल का अणु इसका 1/2 है, हाफ है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। अब चलिए, अब आपको 4 और क्लियर करना है। वो है आपको सफेद कशिश, नंबर 10, सफेद कशिश। सफेद कशिश, कशिश को ही थोथा कहते हैं हिंदी में। ठीक है। इंग्लिश में इसको विट्रियोल बोला जाता है, विट्रोल, विट्रोल, VITROAL, विट्रोल। तो सफेद कशिश, नीला कशिश, नीला कशिश, हरा कशिश, सफेद कशिश, नीला कशिश, हरा कशिश। फिर ले लीजिए आप इप्सम, इप्सम साल्ट। ठीक है। इन 4 को पहले क्लियर कीजिए। तो ध्यान में रहे, सभी कशिश सल्फेट होता है। सभी कशिश क्या होता है, सल्फेट होता है। सभी कशिश आपको सल्फेट होता है। ध्यान रखिए, सूत्र लिखने के लिए सिखा रहे हैं, याद रखने के लिए। इप्सम साल्ट, इप्सम भी आपको सल्फेट होता है। ठीक है। सब में जल का अणु लगेगा, H2O, 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 H2O। अब देखिए, सफेद कशिश का यौगिक जिंक होता है, नीला कशिश का कॉपर होता है, हरा कशिश का लोहा होता है, इप्सम साल्ट का Mg मैग्नीशियम होता है। ठीक है। और सफेद कशिश का जल का अणु 7, नीला कशिश का जल का अणु 5, हरा कशिश का जल का अणु 7, इप्सम साल्ट का जल का अणु 7 होता है। ये सर याद कैसे रहेगा, तो इनको भी याद करने के लिए ट्रिक देने जा रहे हैं, दिमाग में बैठाना। देखिए, जब कहे सफेद कशिश तो सफेद क्या होता है, इधर ध्यान दो राजीव,
के बाद लिखना, पहले ध्यान से सुनो। सफेद कशिश, सफेद कशिश, सफेद क्या होता है? चूना होता है सफेद। गांव घर में देखोगे बुढ़वा सबको, खैनी तो रखेगा, चूना नहीं रखेगा। वो जाएगा पड़ोसी बुढ़वा कहेगा है वो चूना छम चूना, कहे हाँ, कहता है हाँ है कि, तो जरा सा दीजिए, तो जरा सा। जब कहे सफेद कशिश तो समझ लीजिएगा सफेद चूना होता है। वो बुढ़वा पड़ोसी से मांगने जाएगा और ज़्यादा नहीं मांगेगा, जरा सा मांगेगा, जरा सा। तो जरा सा मांग लिया तो सफेद कशिश का यौगिक जड़। ठीक है, समझ में आया ना बात? और ये काम वो 7 दिन करेगा, पूरे सप्ताह भर करेगा, इसलिए जल का अणु 7 हो गया। क्लियर? अब देखिए नीला कशिश, जल से कॉपर निकाल देते हैं तो वो नीला हो जाता है, इसीलिए नीला कशिश का यौगिक कॉपर हो जाता है। तो देख लीजिए नीला में 2 अक्षर, कशिश में 3 अक्षर, टोटल 5 अक्षर, यानी जल का अणु इसमें 5 हो जाएगा। ठीक, ये बात याद रखना है। उसके बाद हरा कशिश, तो हरा भरा, जब कहे हरा कशिश, ध्यान दो इधर, जब कहे हरा कशिश तो हरा भरा रखने के लिए, हरा भरा क्या होता है? बगीचा। तो बगीचा को हरा भरा रखने के लिए क्या करना पड़ता है? तो कुदाल खुरपी, लोहा का कुदाल खुरपी का प्रयोग करना पड़ता है। रोज उसको कमाने के लिए, उसका साफ सुथरा करने के लिए लोहा का प्रयोग करते हैं, इसीलिए हरा कशिश का लोहा यौगिक होता है। ठीक है, और ये खुरपी कुदाल बगीचा में कितना दिन लगाएंगे? तो 7 दिन लगाना पड़ता है किसान को, बागवान को, क्या कहता है उसको, माली को, है ना? तो 7 दिन लगाना पड़ता है, तो इसीलिए जल का अणु इसमें 7 हो गया। ठीक है, इसको इप्सन साल्ट को याद रखने के लिए, जब कहे इप्सन तो दिमाग में लेना, इप्सन मतलब इप मतलब प्यास लगा है, पानी मांग रहा है, तो पानी कुंची में मांगेगा? वो जग में मांगेगा। तो जब कहे इप्सन तो समझ याद रखना, इप्सन मतलब इप मतलब पानी पीना है। किसमें पीना है पानी? तो मग में पानी पीना है, तो Mg यानी मैग्नीशियम सल्फेट। क्लियर? तो मैग्नीशियम इसका आपको इप्सन साल्ट का यौगिक मैग्नीशियम हो गया। और पानी कितना दिन पीना है जी? 7 दिन पीना है, तो जल का अणु 7 हो गया। इस तरह से याद रखना है। उसके बाद 11वां नंबर में आपको हो जाएगा हास्य गैस। हास्य गैस, तो आप ध्यान दीजिए, जब बच्चे को हंसाते हैं आप, गुदगुदी लगाते हैं, तो गुदगुदी लगाते समय खूब जब गुदगुदी लगाता कहेगा हाँ आओ नहीं, नो 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 काम खत्म, नो नो काम खत्म, सिर्फ इसमें टू लगा दीजिए। ये हो गया आपको हास्य गैस। ठीक है, इतना हमको लगता है कि क्लास में ही आप लोगों को याद हो गया होगा। बार बार वीडियो देखिएगा, निश्चय ही याद हो जाएगा। याद रखने का प्रयास करने का कोशिश किए हैं। बच्चा सब कहता है सर प्रमुख यौगिक, कुछ यौगिकों का जो सूत्र है हमको याद ही नहीं रहता है, इधर कोचिंग उधर कोचिंग करते रहते हैं। तो हम प्रयास किए हैं कि आप लोगों को याद हो इस ट्रिक से, है कि नहीं? धन्यवाद।